नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान पर आरोप लगे हैं कि वो हॉर्मुज जल संधि से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों से भारी शुल्क वसूल रहा है। ये जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रूट्स में शामिल हैं, जिससे दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के नाम पर कुछ जहाज़ों से करीब 20 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 18 करोड़ भारतीय रुपये तक की फीस वसूली जा रही है। इस वजह से ये मार्ग अब बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा माना जाने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज जल संधि पर सुरक्षा और शुल्क से जुड़े विवाद वैश्विक तेल बाजार और व्यापार पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। पिछले हफ्ते में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही हैं। वहीं इस विवाद के चलते क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक दबाव भी बढ़ने की संभावना है। वहीं न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर कनाडा का CRJ 900 विमान रनवे पर फायर ट्रक से टकरा गया। इस टक्कर में विमान का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट और को पायलट गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जबकि 2 रेस्क्यू वर्करों को भी काफ़ी चोटें आई। घटना के बाद एयरपोर्ट पर तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी गई और सभी उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी गई। विमान हादसे के कारण रनवे पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और यातायात को नियंत्रण में लाने के लिए अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन ने घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा एयरपोर्ट संचालन और उड़ानों में अस्थायी बाधा का कारण बना। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में प्लेन के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा दिखाई दे रहा है। विमान के आसपास कई इमरजेंसी वाहन तैनात नजर आ रहे हैं, जिससे हालातों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में 2 पायलटों की मौत और करीब 70 लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा था। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही पूरी स्थिति साफ होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी यानी कि सपा पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सपा का हाल 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली जैसा है। उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को अपने शासनकाल की ओर ध्यान देने की सलाह दी और आरोप लगाया कि उनके समय में बहु बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी। ब्रजेश पाठक ने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस तरह के कृत्यों को कभी माफ नहीं करेगी। उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बयान आगामी चुनाव और राज्य में सत्तारूढ़ दल की साख को मजबूत करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने फिलहाल इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बयान ने प्रदेश की राजनीतिक चर्चा और मीडिया में प्रमुखता हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी का हाल वही है, पुनः मैं दोहराता हूँ, समाजवादी पार्टी का हाल वही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाएं बेटियां पूरी तरह से सहमी हुई थी, डरी हुई थी। नारा लगता था, देख सपाई बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके शासनकाल में बहु बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी। बहु बेटी का सड़क पर निकलना दूभर था। मुंबई से बुलाकर के डांस देखते थे। इनसे शुचिता की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को कृपया अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनका हाल वही हो गया जो पुरानी कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वहीं पटना से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के ऐसे नेता हैं जिन्हें देश सेवा का सबसे अधिक अवसर मिला है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरकार का शीर्ष नेतृत्व करते हुए जनता की सेवा में सबसे अधिक समय बिताया है। उन्होंने ये भी व्यक्त किया कि उन्हें अब और लंबा कार्यकाल इसी सेवा भाव के साथ बिताने का अवसर मिले। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री के योगदान को उजागर करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल और उनकी नीतियां देश की भलाई और विकास में महत्वपूर्ण रही हैं। उन्होंने मोदी के नेतृत्व को देश हित में एक उदाहरण बताया और उनकी दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता और सेवा भावना की सराहना की। पासवान की ये टिप्पणी राज्य और केंद्र में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री के वर्तमान और संभावित भविष्य के कार्यकाल को लेकर उम्मीद और समर्थन व्यक्त किया गया। ये न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए बल्कि उनमें विश्वास रखने वाले उनके जितने समर्थक हैं, ये सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे नेता बने हैं जिनको सबसे ज्यादा समय जन सेवा का मौका मिला। सरकार के शीर्ष नेतृत्व करते हुए उन्होंने जनता की सेवा में
सबसे ज्यादा समय बिता हूं कि ये उनके समर्थकों के लिए और हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और अभी एक लंबा कार्यकाल उनको इसी सेवा भाव के साथ बिताने का मौका मिले, ऐसी कामना मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से करता हूं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने दूसरे बजट 2026 और 27 को लेकर कहा कि ये बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला है और राजधानी के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये बजट दिल्ली के विकास के सभी क्षेत्रों में निवेश और योजनाओं को गति देगा। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में आम जनता की भलाई और रोजमर्रा की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि बजट से दिल्ली में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि जनता के विकास और राजधानी की समग्र प्रगति का रोड मैप है। बजट पेश करने के मौके पर उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार की नीतियां पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू होंगी ताकि सभी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। बजट 2026-27 हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां बेहतर हवा, बेहतर स्वच्छता, एक हरी भरी दिल्ली। इस बजट में वो सारे सपने सजो करके मैं लेकर के आई हूं जो दिल्ली की जनता वर्षों से देख रही थी। वहीं चित्तौड़गढ़ का विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग एक बार फिर अव्यवस्थाओं का शिकार हुआ। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन रविवार को दुर्ग पर दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ के चलते लंबा जाम लग गया, जिसमें स्थानीय लोग और बाहर से आए श्रद्धालु घंटों तक फंसे रहे। समस्या का मूल कारण केवल एक प्रवेश द्वार पर निर्भरता है। दुर्ग के पूर्वी द्वार सूरज पोल को खोलने की लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। तो सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह ने पहले सूरज पोल खोलने की बात कही थी, लेकिन ये मुद्दा अब ठंडे बस्ते में पड़ा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दौरे के दौरान जाम की समस्या पर चर्चा की, लेकिन ज़मीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। स्थिति ये बनी है कि बड़े पर्वों पर आमजन और श्रद्धालुओं को जाम की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जनता की परेशानी अब तक प्राथमिकता में शामिल नहीं हुई है। वहीं जालौर के भालनी से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। नशा मुक्ति संगठन के तत्वाधान में रविवार को गांव में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को देवचंद साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का नेतृत्व जेठू सिंह चौहान और रत्नाराम पवार ने किया। रैली गांव में भ्रमण करती हुई दुधेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची। इस दौरान युवाओं ने नशा विरोधी नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया और नशा न करने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस पहल को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये नशे के खिलाफ युवाओं और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। आयोजन से ये संदेश गया कि नशा मुक्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए ज़रूरी है। वहीं खाजूवाला थाने में जिप्सम खनन व्यवसाय में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला ACJM कोर्ट के आदेश पर एक ही परिवार के 8 सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया गया। पीड़ित अब्दे खान ने ऋषभ कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर के प्रोपराइटर सरवन कुमार बिश्नोई और उनके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को हिसाब मिलने के बाद 2,16,21,000 रुपये का बकाया भुगतान करने से इनकार किया गया। पुलिस के अनुसार कोर्ट के इस्तगासे के आधार पर श्रवण कुमार, राजाराम, दिनेश, सुनील, लालचंद्र, गोवर्धन राम, सुशीला और सुमित्रा निवासी गोड़ू हॉल निवासी बज्जू के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुरेंद्र प्रजापति खाजूवाला थानाधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।
इस मुकदमे से क्षेत्र में खनन व्यवसाय में धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त संदेश गया है। वहीं श्री गंगानगर के गढ़साना में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर पहली बार अपने कार्यभार को संभालने के बाद पहुंचे। उनका स्वागत पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया। एसपी ने थाने का निरीक्षण किया और एसएचओ सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया कि परिवादियों की सुनवाई पूरी तत्परता से करें और मामलों का निस्तारण समय पर किया जाए। इस मौके पर राय सिंह नगर से एएसपी रामेश्वर लाल भी मौजूद रहे। एसपी ने एक परिवादी को भी व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित डीओ को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में ड्रोन तस्करी पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र में ड्रग कारोबार, गैंग एक्टिविटी और अन्य कानूनी मामलों पर भी पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। कार्यक्रम के अंत में एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ मेस में डिनर किया और उसके तुरंत बाद रावला थाना के लिए रवाना हुए। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिलाया। अभी मैंने ज्वाइन किया है, ये एक हफ्ता हुआ है लगभग मुझे गंगानगर एसपी के पद पर ज्वाइन किए हुए। तो आज मेरी पहली विजिट थी गढ़साना और ये रावला क्षेत्र में। हमने अपनी पुलिस टीम के साथ मीटिंग की है। जो यहाँ इशूज हैं उनके बारे में ब्रीफली बात की है, डिटेल में हम लोग आगे और बात करते रहेंगे। तो बेसिकली 2-3 समस्याएं निकल के आई हैं। एक तो ड्रोन तस्करी की यहाँ पहले सूचनाएं रही हैं और कार्रवाई भी हुई है। ड्रग्स की समस्या है, जो लोकल लोग जो चिट्टे वगैरह का जो सेवन करते हैं और जो सप्लायर हैं। और तीसरा गैंग से संबंधित भी यहाँ पहले काफ़ी मूवमेंट रहा है और कुछ कानून व्यवस्था से संबंधित भी मुद्दे रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। इनके बारे में बातचीत की है, हम लोगों ने प्लानिंग भी की है। आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें अच्छा रिजल्ट दे सकें, परिणाम दे सकें हम लोग। और आज मैंने अपने स्टाफ की भी मीटिंग जो ब्रीफिंग दी है, उसमें मेरा पहला पॉइंट यही था कि परिवादियों की सुनवाई प्रॉपर हो, अच्छे से सुनवाई हो और उनकी जो समस्या का जो समाधान है जो हो सकता है मेरिट पर, वो त्वरित। अभी मैंने ज्वाइन। उधर जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई और कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, क्षेत्र प्रमुख उमराव लाल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा की उपस्थिति रही। प्रथम सत्र में सदस्यता अभियान और संगठन की संरचना पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान के 70,000 विद्यालयों में से 48,000 विद्यालयों में पिछले सत्र में 2,70,175 सदस्य बने और इस बार ये संख्या 3,25,000 पार कर जाएगी। सदस्यता अभियान 15 से 25 अप्रैल तक चलेगा। द्वितीय सत्र में संविदा शिक्षकों के स्थायीकरण, रिक्त पदों की भर्ती, ग्रीष्मावकाश अवधि और पदोन्नति संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश स्तर पर संगठन की तरफ से शासन और न्यायालय से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तृतीय सत्र में चारित्रिक और आर्थिक शुचिता पर जोर दिया गया। महेंद्र कपूर ने शिक्षा, राष्ट्र और विद्यार्थी हित में कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों की प्रकाष्ठा करने का आह्वान किया। चतुर्थ सत्र में कार्यकर्ता प्रवास और संगठन की कार्य पद्धति पर विचार रखे गए। पूरे कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार ने किया। वहीं विराटनगर विधानसभा थाना क्षेत्र के मलियों की ढाणी बियावास में एक जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक विजेंद्र सैनी था। घटना के अनुसार 1 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3 से 3:30 के बीच विजेंद्र अपने घर से बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान कुछ लोग लाठी, सरिया और अन्य हथियारों से लैस होकर आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित होकर शव लेकर थाना परिसर पहुंचे और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर उप अधीक्षक पुलिस उमेश कुमार मिठारवाल पहुंचे और परिजनों से वार्ता की। उन्होंने शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिससे मामला शांत हुआ। पुलिस ने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने और जांच तेज करने का भरोसा भी दिया। तो जानलेवा हमले में युवक की मौत हुई थी। परिजन और ग्रामीणों ने थाने पर जोरदार प्रदर्शन किया। लाठी सरियों से हमला कर युवक को बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है और इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई का भी आश्वासन देती हुई पुलिस नजर आई है। वहीं पाली जिले के देसुरी उपखंड के निकटवर्ती नारलाई ग्राम में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। ग्राम में स्थित एक पुराने मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे नीचे खड़ी 3 मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आ गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय किसी व्यक्ति के वहां मौजूद न होने से बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान काफ़ी पुराना और जर्जर हालत में था।
इसलिए इस तरह की घटना की आशंका पहले से जताई जा रही थी। हादसे के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि जर्जर मकानों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी तरह का बड़ा हादसा टाला जा सके। ग्रामीणों की मांग है कि पुराने और जोखिम वाले मकानों के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और जागरूकता की ज़रूरत को स्पष्ट कर दिया है। तो नारलाई ग्राम में ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 मोटरसाइकिलें हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी के घायल होने की फिलहाल खबर नहीं है। मकान पुराना और जर्जर होने से चिंताएं बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग भी की है। तो बताया जा रहा है कि एक मकान का छज्जा गिरने से उसके नीचे खड़ी 3 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि छज्जे के नीचे कोई शख्स मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने जर्जर मकानों को लेकर चिंता जाहिर की है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए, क्योंकि मकान काफ़ी जर्जर हालत में नज़र आ रहा है और भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका लगातार बनी हुई है। फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ है और 3 बाइकें जो छज्जे के नीचे खड़ी हुई थी वो क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। तो नारलाई ग्राम में ये बड़ा हादसा हुआ और एक मकान का छज्जा गिरने से 3 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मकान की हालत काफ़ी ज़्यादा जर्जर है और ऐसे में भविष्य में किसी तरह की कोई बड़ी अनहोनी घटित हो सकती है। इसलिए प्रशासन को मौके पर पहुंचकर त्वरित जांच पड़ताल यहां पर करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी को होने से टाला जा सके। फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई इस हादसे में घायल नहीं हुआ है। गनीमत रही कि छज्जे के नीचे उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन 3 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।